जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वाला। दोस्तों, भारत के भूगोल में हम लोग उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में, जिसका नाम क्या था, हिमालय। हिमालय में हम लोगों ने ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय यानी महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, वो सब हम लोगों को पढ़ना है। जिसमें हम लोग ट्रांस हिमालय को पढ़ चुके हैं और दूसरा हम लोगों को क्या था, महान हिमालय। तो महान हिमालय का कुछ पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है और कुछ पार्ट जो बचा हुआ है वो आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि महान हिमालय में कौन कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य और उसकी चोटियाँ हो गई, वो सब वगैरह इसमें इस वीडियो में देखेंगे कि महान हिमालय में क्या क्या पाया जाता है। क्योंकि जो महान हिमालय है, हिमालय का ही पार्ट है। एक एक सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है, उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, उसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो महान हिमालय का जो कुछ बचा हुआ पार्ट है, प्रमुख उसके चोटियाँ हो गया, प्रमुख उसके ग्लेशियर हो गए और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो सब इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप ना कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं कि महान हिमालय में जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, जो उसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ और जो बचा हुआ पार्ट है उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का भारत का भूगोल यानी कि इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी में क्या मतलब होता है कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बृहद हिमालय, यानी कि बृहद हिमालय को हम लोग महान हिमालय भी कहते हैं। तो महान हिमालय का जो हम लोग का पहला पॉइंट इसमें बचा है कि इसमें देखिए ये बोला गया है कि महान हिमालय का जो विस्तार है, यहाँ पे देखिए महान हिमालय का जो विस्तार है वो यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक, इसके यहाँ तक फैला हुआ है। यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर के पूरे अरुणाचल प्रदेश तक जो महान हिमालय है, इसका विस्तार यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि पहला पॉइंट इसमें ये बताया है कि पूरब से लेकर के पश्चिम तक, पूरब से लेकर पश्चिम की तरफ वर्षा की मात्रा कम होती है। यानी पूरब से लेकर के अगर यदि पश्चिम तक यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर धीरे धीरे यदि हम हिमालय पर्वत की ओर बढ़ेंगे तो हिमालय पर्वत में क्या है कि इसकी वर्षा की मात्रा क्या है, कम होती जाती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, मासिनराम मेघालय में। सबसे ज़्यादा चेरापूंजी में होती है, सबसे ज़्यादा मासिनराम मेघालय में। तो पूरब से लेकर जब पश्चिम की तरफ बढ़ा जाता है तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, चेरापूंजी यानी कि मासिनराम मेघालय, जो कहाँ पे है, पूर्वोत्तर राज्य में है। तो इसमें पहला पॉइंट यही बताया है कि पूरब से लेकर के पश्चिम की तरफ वर्षा की मात्रा कम होती है। यानी यहाँ से लेकर के यदि पूरब से लेकर के आप पश्चिम तक जाएंगे तो इसमें वर्षा की मात्रा कम होती है। और फिर जब वर्षा की मात्रा कम होगी तो जाहिर सी बात है, जब वर्षा की मात्रा कम हुई तो वहाँ पे वनस्पति भी कम, वनस्पति की भी कमी देखने को मिलेगी। यानी पश्चिम यानी कि मानो जो पूरब में है वहाँ पे वनस्पति बहुत ज़्यादा मात्रा में है, फिर जब पश्चिम में आएंगे तो उससे थोड़ा कम आती है। यानी कि वर्षा भी कम, अब जब वर्षा कम होती है तो उसका वनस्पति भी कम होता है। तो पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ने पर जो महान हिमालय है, इसमें वर्षा की मात्रा कम होती है और वर्षा की मात्रा जब कम होगी तो उसमें जाहिर सी बात है फिर उसके बाद वनस्पति भी कम होगी। तो वही इसमें बताया गया है कि पूरब से लेकर के पश्चिम की तरफ वर्षा की मात्रा कम होती है। दूसरा पॉइंट, पूरब से पश्चिम की तरफ वनस्पति की सघनता भी कम होती है। यानी कि जो सघनता का मतलब क्या होता है कि पेड़ पौधे कि सघन जो इसका जो कितना गज्जिन, कहने मतलब कितना गज्जिन है, सघन है, विरल है। तो कितना सघन है, फिर उसके बाद पूर्व के पश्चिम की तरफ बढ़ते बढ़ते विरल होता जाता है। यानी सबसे सघन वनस्पति हमें पूर्वोत्तर के राज्य में देखने को मिलता है, पूरब में, और सबसे थोड़ा थोड़ा कम उससे पश्चिम में देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट इसमें ये बताया है कि पश्चिम में वर्षा की कमी होने के कारण, जैसे पश्चिम में, जैसे हम लोग पूरब से होकर जब पश्चिम आएंगे, यहाँ पे उत्तराखंड वगैरह, जम्मू कश्मीर, सिक्किम हो गया, लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे ये हो गया, नेपाल हो गया। तो इसमें क्या होता है कि वर्षा की कमी के कारण इसमें बहुत ज़्यादा वनस्पति की सघनता नहीं देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे घास का मैदान भी पाया जाता है। ठीक है, घास का मैदान क्या है, जैसे जम्मू कश्मीर आपको गुलमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, उसके बाद सोनबर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, तामबर्ग हो गया, ये सब हमें देखने को जम्मू कश्मीर में विभिन्न प्रकार के घास, उस घास का नाम क्या है, बर्ग से स्टार्ट होता है। सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, तामबर्ग हो गया, ये सब अन्य अन्य प्रकार के जम्मू कश्मीर में घास देखने को मिलती है। क्यों ये सब घास क्यों है, घास का मैदान यहाँ पे क्यों है, क्योंकि वर्षा की कमी के कारण। क्योंकि सबसे ज़्यादा अत्यधिक वर्षा कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, पूर्वोत्तर के राज्य में। और जैसे जैसे आप पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो आपको सघनता भी कम देखने को मिलेगी, वर्षा भी कम देखने को मिलेगी और घास के मैदान इसमें पाया जाता है। तो तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि पश्चिम में वर्षा की कमी होने के कारण घास का मैदान है। अब जैसे एग्जाम्पल में जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, मुर्ग कहते हैं। जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, मुर्ग कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे क्या होगा कि सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया,
और उसके बाद तानमर्ग हो गया। ये 3 प्रकार का घास इसमें जम्मू कश्मीर में पाया जाता है तथा उत्तराखंड में इसे बुग्याल तथा पेयार कहा जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को मुर्ग कहा जाता है। मुर्ग, सोनमुर्ग यहाँ पे है ना, बर का मुर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए लगा है ना, मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, तानमर्ग। और उसी प्रकार उत्तराखंड में इसे बुग्याल तथा पेयार कहा जाता है। उत्तराखंड में इसी घास के मैदान को बुग्याल और पेयार कहा जाता है। फिर उसके बाद देखिए पूर्व से पश्चिम की तरफ जैव विविधता भी कम होती है। जाहिर सी बात है कि यदि वर्षा की कमी देखने को मिलेगी तो वहाँ पे आपको सघनता भी कम देखने को मिलेगा, घास का मैदान भी पाया जाता है और वहाँ पे जो जैव विविधता है वो भी कम देखने को मिलती है। क्योंकि ये सब जो कमी है ये सब वर्षा के द्वारा ही होता है। तो वर्षा की कमी के कारण यहाँ पे जैव विविधता भी कम देखने को मिलती है। कम का मतलब कि ऐसा तो नहीं कि नहीं, मतलब कम है, मतलब कि पूरब की अपेक्षा पश्चिम में कम है। क्या कम है? जैव विविधता कम है, वनस्पति कम है, वनस्पति की सघनता कम है और उसके बाद जल की मात्रा तो कम है ही। तो ये रहा महान हिमालय का जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। अब देखते हैं कि महान हिमालय का महत्वपूर्ण ग्लेशियर क्या है, यानी हिमनद क्या है। तो देखते हैं कि भैया इसमें जो हम लोगों का महान हिमालय इसका ग्लेशियर क्या है। तो ग्लेशियर में सबसे पहले देखिए, ग्लेशियर बेसिकली इसका जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर से लेकर के सीधे अरुणाचल प्रदेश तक है। लेकिन हमें जो उसका जो ग्लेशियर है वो बेसिकली उत्तराखंड में ज़्यादा देखने को मिला, जो भी बहुत फेमस है। वो फेमस जहाँ से गंगा यमुना की नदी निकलती है वहाँ से, जैसे क्या हो गया, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, पिंडारी हो गया, मिलाम हो गया। ये सब 4 प्रकार के 4 ग्लेशियर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्या है, गंगोत्री हो गया, दूसरा क्या है, यमुनोत्री हो गया, तीसरा क्या है, पिंडारी हो गया और चौथा क्या है, मिलाम ग्लेशियर। अब इन सब की उपस्थिति कहाँ है, उत्तराखंड में। तो महान हिमालय जो क्या था कि महान हिमालय का महत्वपूर्ण ग्लेशियर कहाँ पे देखने को मिलता है, तो उत्तराखंड में, जिसका नाम क्या है, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी और मिलाम। तो ये रहा इसका महत्वपूर्ण ग्लेशियर। अब उसके बाद देखते हैं इसका प्रमुख चोटियाँ। अब महत्वपूर्ण चोटियाँ में देखिए, चोटी क्या होती है कि पर्वत का सबसे पीक, सबसे ऊपर वाला भाग को चोटी कहते हैं। पर्वत का सबसे ऊपरी भाग को हम लोग चोटी कहते हैं। जैसे पर्वत ऐसे रहता है तो ये ऊपर वाला जो भाग है उसी को हम लोग चोटी कहा जाता है। तो इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है इसका जो चोटी है। तो चोटी में देखिए हमें माउंट एवरेस्ट भी देखने को मिलता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है। उसके बाद कंचनजंगा है जो हमारे भारत में है। तो सबसे ऊंचा भारत में वर्तमान स्थिति में कहाँ पे है, तो ये कंचनजंगा कहाँ पे है, सिक्किम में है। अब यदि और यहाँ पे एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो ये नेपाल में है। तो माउंट एवरेस्ट में देखने को मिलता है। उसके बाद कंचनजंगा हो गया सिक्किम में, उसके बाद मकालू हो गया नेपाल में, उसके बाद धौलागिरी हो गया नेपाल में, उसके बाद नंगा पर्वत हो गया जम्मू कश्मीर में, उसके बाद अन्नपूर्णा हो गया नेपाल में, नंदा देवी, और उसके बाद नामचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सब विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। ठीक है, ये सब क्या है, चोटियाँ हैं। तो चोटियाँ का याद रखिएगा आप लोग, एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया, धौलागिरी हो गया, नंगा पर्वत हो गया, नंदा देवी हो गया, उसके बाद नामचा वर्मा हो गया, नंदा देवी और अन्नपूर्णा। ये सब अलग अलग कोई उत्तराखंड में है, नेपाल में है, सिक्किम में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये अलग अलग प्रकार की इसकी महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। किसकी चोटियाँ हैं, महान हिमालय के। तो महान हिमालय का ग्लेशियर क्या है, कहाँ पे ग्लेशियर, उत्तराखंड में, किसका नाम क्या है, गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी और ये मिलाम। और उसके बाद प्रमुख ग्लेशियर में क्या है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, उसके बाद नामचा वर्मा, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, ये सब हमें प्रमुख चोटियाँ हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि महान हिमालय का महत्वपूर्ण दर्रा देखिए क्या होता है कि दर्रा वो होता है कि पर्वतों के बीच का एक प्राकृतिक रास्ता। जैसे 2 पर्वत है, उन दोनों के बीच में प्राकृतिक रास्ता का मतलब कि कोई मानव द्वारा ना बनाया गया हो, वो अपने आप ही बना हो। तो प्राकृतिक रूप से, चाहे नदी के द्वारा बनाया गया हो, चाहे वर्षा के द्वारा, चाहे किससे भी द्वारा, तो प्राकृतिक रास्ता, यानी पर्वतों के बीच के प्राकृतिक रास्ता को ही हम लोग दर्रा कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो महान हिमालय है इसके महत्वपूर्ण दर्रा कौन कौन सा है। तो दर्रा में क्या है, देखिए सबसे पहले हमें माना, नीति, लिपुलेख, ये 3 ठे महत्वपूर्ण दर्रा है। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये तीनों दर्रा कहाँ पे हमें देखने को मिला, उत्तराखंड में। तो महान हिमालय का जो उत्तराखंड है वो बेसिकली ग्लेशियर के लिए भी और दर्रा के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर भी बहुत महत्वपूर्ण ग्लेशियर भी हमें देखने को मिला और उसके बाद दर्रा में
माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये 3 प्रकार का दर्रा हमें देखने को कहाँ पे मिला? उत्तराखंड में। कौन से हिमालय का है? तो महान हिमालय का। महान हिमालय का महत्वपूर्ण दर्रा माना दर्रा, लिपि दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में देखने को मिला। उसके बाद आता है नाथुला दर्रा सिक्किम में, जेलेब दर्रा भी सिक्किम में, दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में और बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। तो ये दर्रा जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको हमें पढ़ना है। तो ये 6-7 है, ये महत्वपूर्ण है। जैसे एग्जाम्पल में ये उत्तराखंड वाला माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये याद रखिएगा। माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। उसके बाद नाथुला दर्रा, जेलेब दर्रा, दिहांग दर्रा, ये नाथुला और जेलेब ये दोनों सिक्किम में है। और उसके बाद दिहांग दर्रा, दीफू दर्रा, 10 से स्टार्ट के दिहांग, दीफू दोनों अरुणाचल प्रदेश में और बारालाचा हिमाचल प्रदेश में। तो ये रहा महान हिमालय का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गया, कुछ ग्लेशियर हो गया, चोटियां हो गई और उसके दर्रे हो गए। किसका? महान हिमालय का। ठीक है, बाकी का हम लोग कल देखते हैं। तो ये रहा हम लोगों का महान हिमालय। फिर से एक बार देखिए, पूर्व से पश्चिम, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्षा के बारे में बताया गया है कि आप पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वर्षा की कमी होगी, जिसके कारण हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। वर्षा की कमी के कारण हमें वहाँ पर वनस्पति कम मिलेगी, सघनता कम मिलेगा। उसके बाद घास का मैदान है, जो जम्मू कश्मीर में हमें गुलमर्ग, सोनमर्ग जो कुछ वर्ग है वो सब मिलेगा। उसके बाद उत्तराखंड में इसे बुग्याल और प्यार कहा जाता है। पूरा जैव विविधता कम होती है। उसके बाद इसका ग्लेशियर क्या है? गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलान, ये सब ग्लेशियर कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उसके बाद हमें प्रमुख चोटियाँ देखने को मिली। माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, नामचा दरबा, अन्नपूर्णा, ये सब हमें विभिन्न प्रकार की चोटियाँ मिली। उसके बाद दर्रा हो गया। तो ये रहा हम लोगों का आज का वीडियो, जो है कि महान हिमालय के बारे में था। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।